दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। सबसे पहले तो दोस्तों आपको और आपके परिवार को पूरी हमारी टीम डिस्कवर राजस्थान की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत राम राम। अब दोस्तों जो असिस्टेंट प्रोफेसर का तृतीय प्रश्न पत्र है राजस्थान जीके, जिसमें आपके आएगी कंप्लीट राजस्थान जीके दोस्तों, जिसमें आपके पॉलिटी वगैरह हो गई, राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई। ठीक है, जितनी ज़्यादा अपडेट्स हो उसकी वो अपडेट भी करवाएंगे अपने। वैसे आरपीएससी इन चीज़ों पे अभी फोकस नहीं कर रहा है, तो बाकी आप साथ में कुछ बुकलेट वगैरह है लेके चले, जिसमें अपडेटेड जीके भी दे रखा है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन आ जाए। बाकी आरपीएससी अगर आरएएस का पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें उसने जिलों से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा है यहाँ पे। बाकी दोस्तों जो स्थान है अपने वो याद रखें, राजस्थान जी के बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उससे को थोड़ा टेंशन नहीं लेनी है जिलो जिलो वाली। आराम से आपका जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आपने जो पहले पढ़ रखा है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी चीज़ें उसमें अपडेट या ऐड करने की ज़रूरत है, और वहाँ पे इतनी टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम की दोस्तों अपना जो नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे मिलेगा आपको दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस यहाँ पे देख सकते हो। आज दोस्तों जो 14 तारीख है, आज से अपने शुरुआत कर रहे हैं 14 नवंबर से, और जनवरी के स्टार्ट में आपका एग्ज़ाम है। उससे पहले अपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे सब अपने टॉपिक दोस्तों। जो 22-23 के 1-2 साल के आरपीएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन टॉपिक में आए हुए वही यहाँ पे अपने लेंगे टॉप 20, जैसे आज मैंने यहाँ पे लिए है, तो वैसे अपने एमसीक्यू लेंगे प्रीवियस ईयर। और आज मैंने दोस्तों जो टॉपिक लिया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का आपका एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जो प्राग ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में दोस्तों अपने यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, उन स्थलों के बारे में यहाँ पे जानेंगे। और यहाँ पे आपके स्पेशल है ना, जो मध्य पाषाण और पूरा पाषाण है ना दे रखा है, तो इनके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल लेके आया हूँ। और मैंने देखा था बहुत सारे अभी लोग यहाँ पे निम्बा हेड़ा बागोर, बागोर तो सभी ने पढ़ा होगा, निम्बा हेड़ा और जो मांडविया है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। मंडपिया भी बोलते हैं इसे, तो इसे क्या है कि मंडपिया वैसे सही करेक्ट है, मंडपिया नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में ऐसे मांडिया लिख रखा है। और निम्बाहेड़ा और मंडपिया, इन दोनों के बारे में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों पूरी डिटेल से। बाकी जितने भी क्वेश्चन में सभ्यताएं आएगी उनके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में काम आ सकती है या आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई है, तो उन चीज़ों को भी मैं आपको यहाँ पे कवर करूँगा। अपने स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले आती है दोस्तों क्वेश्चन, किलूंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये दोनों स्थल है ना आपके आहड़ सभ्यता से संबंधित है, तो एक यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किससे संबंधित है? आहड़ से संबंधित है। और इसके अलावा दोस्तों ये तो दो ही यहाँ पे लिख रखा है, अगर आपसे अलग पूछ ले तो और आहड़ से संबंधित कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका है बागोर, जो कि आपके स्थित है भीलवाड़ा में। ठीक है, फिर है आपका दोस्तों कौन सा, बालाथल, बालाथल, ये आपका दोस्तों उदयपुर में स्थित है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों ओजियाना। कौन सा? ओजियाना। और दोस्तों जो आपका ओजियाना है ये भी भीलवाड़ा में स्थित है। और ये अपने भीलवाड़ा में जो ये बात कर रहे हैं ना, ये आहड़ के प्रमुख स्थलों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनको मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे गिलूंड की बात कर लेते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ विस्तार पूर्वक। तो ऐसे ही दोस्तों अपना फॉर्मेट रहेगा, जो भी कोई भी अपने करेंगे टॉपिक तो यही फॉर्मेट से करेंगे। और अगर आपको वैसे करना है तो पहले मैंने इसको डिटेल से करवा रखा है, इसकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे दोस्तों। ठीक है, मैंने जो सभ्यता का पूरा डिटेल या शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो, मेन मेन पॉइंट से एक पीडीएफ तैयार कर रखी है, जो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, और ग्रुप में डाली भी हुई है। और प्लेलिस्ट अगर आप देखना चाहो तो ईओआरओ की प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे डाल रखी है, पूरी आरपीएससी ने करवाया था वो भी एग्ज़ाम। तो कौन से ज़िले में स्थित है दोस्तों? राजसमंद में। और जो नदी है किस नदी के किनारे स्थित है? मेन नदियाँ होती है। अब नदी दोस्तों यहाँ पे ये स्थित है बनास नदी के तट पे। देखो जो भी सभ्यताएं दोस्तों स्थित होगी ना कोई नदी के किनारे स्थित होगी, क्योंकि जल है तो कल है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और दो टीलों पर स्थानीय भाषा में
तो ये दो टीलों पे स्थित है जिसे स्थानीय भाषा में मोडिया मगरी कहते हैं। दो टीलों पर, टीले तो सभी समझ गए होंगे, तो मोडिया मगरी, मोडिया मगरी। और दोस्तों ये ताम्र व लोह युगीन सभ्यता के यहाँ पे दोनों के अवशेष यहाँ पे मिले हैं, ताम्र के साथ साथ लोह। सबसे पहले अपने उत्खनन करता देख लेते हैं, उत्खनन किसने किया। ये इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, जो उत्खनन है ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो बीबी लाल के द्वारा, बीबी लाल के द्वारा दोस्तों यहाँ पे उत्खनन किया जाता है। कब किया जाता है? 1957-58 में। मेन आप बस ये सन मत याद रखना, ये याद रख लेना कि बीबी लाल ने किया था सबसे पहले। फिर इसके बाद है ना इसका उत्खनन एक बार और होता है, तो ये पूछा जाता है, ये आरपीएससी डीपली पूछता है क्वेश्चन। 1998 से 2000 ईस्वी के बीच में कौन कौन करते हैं। एक का तो नाम आता है वी एस शिंदे, प्रोफेसर वी एस शिंदे, प्रोफेसर वी एस शिंदे। और दोस्तों जो दूसरा है ना उसका नाम आता है प्रोफेसर ग्रेगरी पोशेल, प्रोफेसर ग्रेगरी पोशेल, ये इसका नाम आता है। 1 सेकंड। और दोस्तों यहाँ पे ये इसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है, जो इसका समय काल है, टाइम, वो 1900 से 1700 ईसा पूर्व का यहाँ पे माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिली है वो थोड़ी अपने देख लेते हैं। पक्की ईंटों से बनी दीवारें मिली है, ठीक है, मेन जो है वो पक्की ईंटों से बनी दीवारें, दीवारों के मध्य जो अनाज बनाने की कोठी व चूल्हों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा 5 प्रकार के दोस्तों यहाँ पे मर्द भांड भी मिले हैं, जैसे सादे, काले, पॉलिशदार, मिट्टी के खिलौने, सरसों के दाने। तो मेन ये है, मेन मेन लिख देता हूँ मैं अवशेष में आपके लिए। अवशेष क्या मिले हैं? सरसों के दाने, ये इंपॉर्टेंट है, सरसों के दाने कहाँ से मिले हैं ये पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा स्तंभ गर्थ, इसके अलावा दोस्तों जो पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष। मटके में गेहूं के दाने भी यहीं से मिले हैं दोस्तों, मटके में जो गेहूं के दाने हैं वो भी यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा ताम्र से बने अस्त्र भी, ठीक है। मेन ये जो मैंने लिखे हैं ये पूरा इंपॉर्टेंट है, मेन मेन है वही लिखे हैं यहाँ पे। इसके अलावा अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, जो इसके साथ ही बागोर थी। बागोर तो आपके दिया भी गया है देखो सिलेबस में, जो बागोर है यहाँ पे स्पेशली देखो मेंशन किया गया है कि बागोर को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से। तो बागोर भी अपने हाथों हाथ कवर कर ही लेते हैं, गिलोंड के बाद बागोर भीलवाड़ा, ठीक है। तो बागोर सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, और इसका काल जरूर याद रखना है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, जो आपकी बागोर सभ्यता है, बागोर सभ्यता। अब यहाँ पे दोस्तों इसका जो स्थान है कहाँ पे है, भीलवाड़ा में आपको ये मिलेगी। इसके अलावा नदी पूछे तो कोठारी नदी के किनारे। तो ये दोनों चीज़ें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सी नदी, पूरा स्टेटमेंट से भी आपको पूछ सकता है कि भीलवाड़ा सभ्यता के, वागोर सभ्यता के बारे में कौन सा सही है या कौन सा कथन गलत है। मेन उत्खनन करता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्खनन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? वी एन मिश्र के द्वारा, वी एन मिश्र के द्वारा दोस्तों इसका उत्खनन किया गया। कब किया गया? 1967 से 70 तक, ठीक है, 1967 से 70 ईस्वी तक। और इस सभ्यता में 3 स्तर पर, तो ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस सभ्यता में 3 स्तर पर अवशेष प्राप्त हुए, 3 स्तर पर अवशेष प्राप्त हुए, अवशेष प्राप्त
हुए। ठीक है। अब दोस्तों ये जो तीनों स्तर पे अवशेष है उनके बारे में अपने जानेंगे कि प्रथम स्तर पर क्या मिला, दूसरे पे क्या मिला। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये देख लेना, जो बागोर सभ्यता है आपकी वो मध्य पाषाण से संबंधित है, क्या है, मीजोलिथिक। लास्ट में मैं आपको सारी सभ्यता बताऊंगा कि कौन से किस काल में है, पूरी यहाँ पे टेबल है, उससे आपको अच्छे से भी समझ आ जाएगी। तो प्रथम स्तर की बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपने यहाँ पे इसमें किसकी, प्रथम स्तर। वन सेकेंड। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो प्रथम स्तर है ना, ये माना जाता है 4480 से 3285 ईसा पूर्व का समय इसमें माना जाता है बागोर सभ्यता में। अब मेन यहाँ पे आपको लघु पाषाण अस्त्र क्या मिले हैं, लघु पाषाण अस्त्र, लघु पाषाण अस्त्र यहाँ पे आपको मिले हैं। इसके अलावा ये मृत पशुओं के अवशेष, मृत पशुओं के अवशेष, ये प्रथम स्तर की बात कर रहा हूँ, इसको अपने को डिटेल से करना है क्योंकि ये आपकी दी गई है पूरी एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भोजन संग्राहक अवस्था, ठीक है, और ग्राम्य अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था है वो ग्राम्य अर्थव्यवस्था। इसके अलावा भोजन संग्राहक, शिकार से जीवन निर्वाह करने का अनुमान, मतलब यहाँ पे शिकारी लिख सकते हो, मतलब शिकार से जीवन निर्वाह करने का वह। टूटी फूटी जली अस्थियाँ, टूटी फूटी जली अस्थियाँ भी यहाँ पे आप मिली है। और मत शरीर का ढांचा जो निवास स्थान पे पूर्व से पश्चिम से पूर्व में दफनाया गया है। तो एक मृत शरीर का यहाँ पे दोस्तों ढांचा मिला है, जिसका सिर है ना पश्चिम की ओर था, सिर पश्चिम की ओर, तो सिर उसका पश्चिम की ओर था। फिर अपने बात कर लेते हैं दोस्तों, जो दूसरा स्तर आता है इसका उसकी, उससे पहले वन सेकेंड। फिर अपने इसके जो दूसरी अवस्था है उसकी बात कर लेते हैं, प्रावस्था टू। इसमें जो माइक्रोलिथ्स का प्रयोग है ना वो घटता स्टार्ट हो गया। मतलब माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं, जो माइक्रोलिथ्स है मतलब पत्थर से बने सूक्ष्म हथियारों को है ना माइक्रोलिथ्स बोलते हैं दोस्तों। इनका प्रयोग दूसरे काल में घटना शुरू हो गया। अब देख के अपने भी, जैसे पहले वो बटन वाले फ़ोन यूज करते थे फिर टच यूज करने लगे, वैसे ही यहाँ पे भी पत्थरों से बने हथियारों का फिर प्रयोग यहाँ पे कम होना शुरू हो गया था। फिर अपने यहाँ पे दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा स्तर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, दूसरा स्तर। अब दूसरे स्तर में क्या है कि आपका जो समय काल आता है वो 2700 से 500 ईसा पूर्व आता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके मर्द भांडों के अवशेष यहाँ पे मिले हैं, ठीक है, मर्द भांडों के अवशेष। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे धातु अस्त्र, धातुओं से बने हथियार स्टार्ट हो गए। और आभूषण भोजन सामग्री, आभूषण भोजन सामग्री। इसके अलावा मृत शरीर, अब पूर्व से पश्चिम की ओर। अब जो मृत शरीर है ना दोस्तों, उसका सिर यहाँ पे पूर्व की ओर हो गया, मृत शरीर। वन सेकेंड। मृत शरीर का सिर किस ओर हो गया, अब पूर्व की ओर हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी। अब इस काल में दोस्तों जो पाषाण उपकरण के साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी बनाता था। मतलब पत्थर के तो बना ही रहे थे थोड़े थोड़े, ऐसे बिल्कुल कम नहीं हुए, मतलब मिट्टी के बर्तन यहाँ पे बनने स्टार्ट हो गए, मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पे बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, और पशुपालन व कृषि भी सीख गया। अब यहाँ पे वो पशुपालन व कृषि भी सीख गया, कृषि भी सीख गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे पॉइंट। अब यहाँ पे अपने बात कर लेते हैं दोस्तों इसके
तीसरे तीसरे स्तर की बात कर लेते हैं। दो स्तरों के अपने पढ़ लिया था, अब अपने इसका तीसरा स्तर जान लेते हैं। तीसरा स्तर। अब इसका जो समय काल माना जाता है, समय काल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद मत रखना, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो याद रखना। 500 ईसा पूर्व से चौथी सदी। अब दोस्तों यहाँ पे लोहे के बने अस्त्र चालू हो गए। लोहे के बने अस्त्र। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चाक पर बने मर्द भांड और बर्तन, मतलब जो बर्तन वगैरह है वो चाक पर बनने लगे, जैसे मिट्टी के घड़े वगैरह चाक पे बनते हैं ना, चाक पर बने मृद भांड वह बर्तन कह सकते हो आप। अच्छी तरह से पके हुए सुदृढ़ तरीके से, आवास के लिए यहाँ पे पत्थर के साथ ईंटों का प्रयोग। आवास के लिए पत्थर के साथ ईंटों का प्रयोग। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो जो बागोर सभ्यता है, मेन इतना है, मर्द शरीर यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा। मर्द शरीर अब मर्द शरीर का सिर उत्तर की ओर हो गया। पहले पश्चिम था, फिर पूर्व, फिर अब मर्द शरीर का जो सिर है वो उत्तर की ओर हो गया, ठीक है। और जो बागोर सभ्यता है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, मीजोलिथिक है, मतलब जो ये बागोर सभ्यता अगर आपसे पूछा जाए तो ये मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल है। सभ्यता का स्थल है। और दोस्तों प्रमुख हथियार बात करें तो हस्त कुठार। प्रमुख हथियार इस टाइम में क्या था? हस्त कुठार। और 14 प्रकार के यहाँ पे सर्वाधिक कृषि किए जाने के अवशेष मिले। लघु पाषाण उपकरणों का घर भी इसे कहा जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा दोस्तों जो लघु मीजोलिथिक उपकरण मिले हैं, लघु पाषाण उपकरण, वो यहीं पे मिले हैं, इसलिए बागोर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका बागोर, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बाकी ये जो पीडीएफ वगैरह है ना, मैं इसकी क्लास की और जो वैसे मैंने पहले डाल रखी है सभ्यता की, वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा ही दूंगा। अब अपने नेक्स्ट देख लेते हैं। जो बालाथल है उदयपुर, इस सभ्यता के बारे में थोड़ी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। ये वल्लभ नगर में है। वल्लभ नगर उदयपुर में है। और जो उत्खनन है ये किसने किया है इसका? उत्खनन यहाँ पे दोस्तों जो वी एन मिस्र है, इसके द्वारा यहाँ पे उत्खनन किया जाता है। ये क्लास थोड़ी लंबी जा सकती है दोस्तों, ठीक है, क्लास को आप पूरा देखें, लास्ट तक आपके काम आएगी। और 1993 ईस्वी में यहाँ पे उत्खनन यहाँ पे किया जाता है वी एन मिस्र के द्वारा। मर्द बांडों के तांबे के औजार वगैरह, यही इन्हीं के मेनली यहाँ पे दोस्तों अवशेष यहाँ पे मिले हैं। और मिट्टी से बनी सांड किया करती, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अवशेष। अवशेष ध्यान रखना, मिट्टी से बनी सांड किया करती, ये पूछा जा सकता है। मिट्टी से बनी सांड की आकृति यहाँ पे। इसके अलावा तांबे के सिक्के जिन पे हाथी और चंद्रमा की आकृति है, वो भी आपके यहीं से मिले हैं। किसके सिक्के? तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के जिस पे हाथी और चंद्रमा की आकृति है दोस्तों। और हाथ से बुना कपड़े का टुकड़ा भी दोस्तों यहाँ पे 500 ईसा पूर्व आपको बालाथल में ही मिला है। हाथ से बिना बुना हुआ कपड़े के टुकड़े की बात करें तो बालाथल में मिला हुआ है। और लो युग जब आ गया था तो यहाँ पे नलकूप होने के संकेत, साथ में लोहा गलाने की 5 भट्टियां भी बालाथल में मिली है। इसके अलावा 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है जो कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बालाथल में आपको और क्या मिला है? कुष्ठ रोग का कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण। प्राचीनतम प्रमाण। तो ये भी आपको मिला है कहाँ पे?
ये भी बालाथल में ही मिला है। तो बालाथल के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यू आकार के चूल्हों के सापेक्ष इसके अलावा 11 से 12 कमरों का यहाँ पे दुर्गनुमा भवन भी यहीं से ही मिला है। अब अपने ओजियाना की बात कर लेते हैं। अभी अपने बालाथल की बात की, अब ओजियाना के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जान लेते हैं दोस्तों। ओजियाना भीलवाड़ा में है, ये हमने जान ही लिया था। और यहाँ पे दोस्तों इसका उत्खनन कौन करता है? उत्खनन करता सबके याद रखने हैं अपने को। एक का नाम आता है बी आर मीणा, बी आर मीणा। एक का दोस्तों यहाँ पे आलोक त्रिपाठी, आलोक त्रिपाठी। ये दोनों के द्वारा यहाँ पे उत्खनन किया जाता है। कब किया जाता है? 2000 ईस्वी के आसपास, 2000 ईस्वी के आसपास। और वही लाल काले मृदपात्र जो सफ़ेद रंग से चित्रित है ऐसे, और कार्नेलियन फ्यास पत्थर के मणके, शंख व तांबे की चूड़ियाँ वगैरह यहाँ पे मिलती है, ठीक है। ये सारी दोस्तों यहाँ पे ताम्र सभ्यता से संबंधित मैंने आपको यहाँ पे बताया है। जो बागोर, बालातल, ओजियान और गिलूंड, इन सारी सभ्यताओं के बारे में अपने अच्छे से जान चुके हैं। आहड़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी अपने चलते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है अपना पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, और ऐसा पूछा जाए तो बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। आरपीएससी के द्वारा ही पूछा गया है। ये आपके जो कॉलेज सेकंड ग्रेड एग्जाम में, कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंध रहे हैं? इन दोनों के बारे में बताना है कि ये किस स्थल से संबंधित यहाँ पे रहे हैं। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों है ना आपकी बैराठ सभ्यता से संबंधित है। किससे? बैराठ से संबंधित रहे हैं। इनके साथ साथ एक नाम और ऐड कर लेना, दो नाम तो आपको याद होगी गए होंगे, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। इसके साथ साथ आप याद रख लेना दयाराम साहनी, जो सबसे पहले उत्खनन करते हैं इसका। तो जो दयाराम साहनी का नाम आता है वो भी दोस्तों इन्हीं के लिए आएगा। और 1937 ईस्वी के आसपास ये उत्खनन करते हैं इसका। और बैराठ सभ्यता कहाँ पे मिलेगी आपको स्थान? डायरेक्ट मैं आपको स्थान बता रहा हूँ, क्योंकि अब इसका स्थान चेंज हो जाएगा जो नया जिला बना है उसके बाद, कोटपुतली वगैरह। और बिज्जक की पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी पहले जयपुर जिले में आता था ये। बोमली की डोंगरी, ठीक है। वो ऐसा जो विवादित पर्सन है ना दोस्तों पूछेगा नहीं आपसे, इतनी टेंशन नहीं लेनी है आपको, जो स्थान है वो पूछो। महादेव जी की डोंगरी, यहाँ पे दोस्तों ये स्थित है। नदी पूछ ले कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो बाण गंगा नदी, बाण गंगा नदी के किनारे दोस्तों आपकी बैराठ सभ्यता स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी के समकालिक व मौर्य काल के अवशेष यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अवशेष की बात करें तो चारों ओर पत्थरों की प्रचुरता के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पे भवन, मठ, स्तूप और मंदिर निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसी ईंटें अपने कहाँ पे मिली है? मोहनजोदाड़ो, जो अपने पाकिस्तान में पड़ते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसी ईंटें मिली हैं। चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं, अवशेष की बात करें तो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको सारे। चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं, पंचमार्क मुद्राएं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं, तो ध्यान रखना इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली है। इसके अलावा दोस्तों इसमें से है ना जो 16 थी ना, वो यूनानी शासकों की थी। किसकी थी? यूनानी शासकों की थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ मुद्राएं खंडर में एक भांड में भी सूती कपड़े में बंधी मिली थी, ठीक है। और मिट्टी के बने जो पूजा पात्र है, थालियाँ हैं, ये सारी चीज़ें, अशोक स्तंभ व गोल मंदिर, और यहाँ पे ब्राबू का शिलालेख भी एक मिला है। तो ये भी पूछा जाता है ब्राबू का शिलालेख कहाँ पे है। ब्राबू का शिलालेख भी यहाँ से मिला है, जिसमें खोजा किसने? ये कैप्टन बर्ट ने खोजा था। किसने? कैप्टन बर्ट के द्वारा दोस्तों ये खोजा गया था 1837 ईस्वी के आसपास।
वर्तमान में ये दोस्तों बंगाल में सुरक्षित है। स्वर्ण कलश यहाँ पे भगवान बुद्ध की अस्थियाँ, तो यहाँ पे एक स्वर्ण कलश मिला है, तो ऐसा माना जाता है कि इसमें भगवान बुद्ध की अस्थियाँ है, भगवान बुद्ध की अस्थियाँ। ठीक है। और मौर्यकालीन चमकीली मिट्टी के पात्र जिन्हें एनबीपी नाम दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है, एनबीपी नाम दिया गया है, ये भी यहीं से मिले हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी बैराट के बारे में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, घटियाड़े का ये शिलालेख का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोस्तों डाल दिया है, तो ये भी आप साथ में कर ही लेते हैं। अब दोस्तों जो ये वाला शिलालेख है ना, इसका संबंध 861 ईस्वी इसका समय आता है। और ये जो लिखा गया है ना, ये कक्कुक के समय लिखा गया है। किसके समय? कक्कुक के समय लिखा गया है। और प्रतिहार शासकों की नामावली और उनकी उपलब्धियों पे प्रकाश डालता है, मतलब ये प्रतिहार शासकों से संबंधित है। ये तो आपके क्वेश्चन में ही लिख दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, बस इसके बारे में भी अपने डिटेल से पढ़ेंगे जब इनके क्वेश्चन को लाएंगे। अब निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? तो दोस्तों अभी मैंने है ना आपको बताया था वस्त्र बुनाई के बारे में, जब अपने पढ़ा था किसके बारे में, देखो यहाँ पे बालाथल के बारे में पढ़ा था। तो बालाथल में है ना एक मिला था, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, तो एक यहाँ पे वस्त्र से बुना हुआ टुकड़ा मिला था, तो ये ध्यान रखना। अगर अपने बात करें बालाथल की, तो बालाथल में दोस्तों यहाँ पे हाथ से बुना कपड़ा मिला था 500 ईसा पूर्व का, और इसके बारे में अपने पढ़ ही चुके हैं बालाथल के बारे में। तो ये 500 ईसा पूर्व का यहाँ पे हाथ से बुना कपड़ा मिला था, तो वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे, तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों यहाँ से क्या है कि ताम्र और वैसे दोनों के ही अवशेष मिले हैं। तो जो नूह भरतपुर है, इसकी बात आती है किसकी? नूह भरतपुर की जो सभ्यता है, इसके बारे में जब अपने पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये सारे अवशेष मिले गए हैं, नूह भरतपुर। अब दोस्तों ये सभ्यता है ना लौह और ताम्र दोनों युगीन है। तो जो नूह है, अभी नौह के बारे में थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कौन उत्खनन करता है। तो लौह है व ताम्र युगीन, ताम्र युगीन दोनों हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसका जो उत्खनन करते हैं वो करते हैं आर सी अग्रवाल, आर सी अग्रवाल। आर सी का मतलब यहाँ पे रतन चंद्र है, ध्यान रखना। 1963 से 64 के मध्य दोस्तों यहाँ पे उत्खनन किया जाता है, 1963 से 64 ईस्वी के मध्य यहाँ पे इसका उत्खनन किया जाता है। और समय इसका है जो सभ्यता का, वो माना जाता है दोस्तों 1100 से 900 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। अब यहाँ पे गेरू रंग के मृत पात्र, सादे काले, लाल मिट्टी के, ऐसे अलग अलग यहाँ पे 2 3 4 स्तरों में यहाँ पे दोस्तों खोज की गई, लगभग 5, मतलब एक ऊपरी स्तर भी था। तो पहले स्तर में दोस्तों यहाँ पे गेरू रंग के मृत पात्र, दूसरे में यहाँ पे चित्रित स्लेटी रंग के पात्र, ठीक है, और काले चमकदार पात्र, ये दोनों यहाँ पे द्वितीय स्तर में आपके मिले। तीसरे में बात करें तो दोस्तों जो चित्रित स्लेटी और इनके अवशेष मिले, जो दूसरे स्तर में थे उनके अवशेष यहाँ पे मिले। फिर लोहे के बाणों की नोक मिली, तो तीसरे स्तर में यहाँ पे लोहे के बाणों की नोक मिली थी। चौथे की बात करें तो कच्ची ईंटों से बना एक परकोटा, तो ये इंपॉर्टेंट है, कच्ची ईंटों के बना परकोटा भी यहाँ पे मिला है नोह भरतपुर में। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। फिर यहाँ पे यक्ष की प्रतिमा भी मिली है जो पत्थर की बनी हुई है, चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े, लोहे के कृषि संबंधित उपकरण मिले हैं। ठीक है, मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का भी प्रयोग है, और कच्ची भी यहाँ पे पहले मिली है, ध्यान रखना। कुषाण, नरेश, हुनिस्क व वासुदेव के सिक्के भी मिले हैं। ठीक है, हुविस्क और वासुदेव कुषाण वंश से संबंधित जो है उनके सिक्के भी मिले हैं। और तीसरे स्तर में मैंने आपको बताया कि लोहे की बाणों की नोक, लोहे की बाणों की नोक। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आहड़ में खुदाई में एक 4000 साल पुरानी दोस्तों ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति खोजी गई, जिसे
एक टीले के नीचे दबा मिला जब भी इसका नाम दोस्तों धूलकोट है। क्या है? धूलकोट। अब अपने बात करेंगे दोस्तों आहड़ सभ्यता के बारे में अच्छे से पूरा। तो दोस्तों इसे बहुत सारे नामों से भी नाम जाना जाता है, जो आहड़ सभ्यता है इसको। ठीक है, ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी है वो आहड़ को ही कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आयड़ नदी के किनारे। ठीक है, जो बाद में बेड़ज के नाम से जानी जाती है। जब अपने नदी का चैप्टर करते हैं तो इस चीज़ को पढ़ते हैं। उत्खनन की बात करें तो सबसे पहले कौन करते हैं? अक्षय कीर्ति व्यास। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका नाम, तो अक्षय कीर्ति व्यास का नाम आपको याद रखना है। अक्षय कीर्ति व्यास आहड़ सभ्यता से संबंधित है और 1953 ईस्वी में उत्खनन करते हैं। फिर दोस्तों 1956 में आर सी अग्रवाल करते हैं। आर सी अग्रवाल। फिर 1961-62 में H.D. सांकलिया। तो ये जो H.D. सांकलिया है ना, ये दोस्तों क्यों इम्पोर्टेंट है? ये जो H.D. सांकलिया का नाम है ना दोस्तों, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किस सभ्यता का उत्खनन कार्य में H.D. सांकलिया का योगदान है। तो आहड़ सभ्यता तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसे आघाटपुर धूलकोट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे आघाटपुर और धूलकोट तो ऊपर मैंने बता ही दिया, धूलकोट भी कहा जाता है। यहाँ दोस्तों बस्तियों के 8 स्तर मिले थे। वो जितनी भी यहाँ पे बस्तियाँ थी ना, तो बस्तियों के कितने स्तर मिले यहाँ पे दोस्तों? 8 अलग अलग यहाँ पे बस्तियों के स्तर मिले थे। अब यहाँ पे चौथे स्तर में तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली। तो तांबे की ये इम्पोर्टेंट हो जाता है चौथे स्तर में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चौथे स्तर में तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ, तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ यहाँ पे मिली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मर्दबांड है वो लाल काले मर्दबांड वाली संस्कृति भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल काले, क्योंकि यहाँ पे लाल काले मर्दबांड सर्वाधिक मिले। मर्दबांड वाली संस्कृति भी इसे कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वाला पॉइंट भी, कि लाल काले मर्दबांड वाली संस्कृति किसे कहा जाता है, तो आहड़ को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों काले लाल व भूरे रंग के मर्दबांड, कृष्ण लोहित अनाज रखने वाले बहुत सारे मर्दबांड वगैरह मिले हैं। तांबा जस्ता गलाना ये जानते थे। मकान बनाने के लिए जो धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे, मतलब उनको पकाते नहीं थे, जैसे ईंटों को धूप में सुखाते थे। यहाँ पे तांबे की 6 मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। और मुख्य खाद्यान्न फसल अगर आपसे पूछ ले, मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो मुख्य खाद्यान्न फसल की बात करें तो चावल व बाजरा, चावल व बाजरा यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल थी। तौल के बाट के माप भी यहाँ पे मिले हैं दोस्तों। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार पशुपालन किसका था? आहड़ संस्कृति का। ठीक है, तो ये क्या था? पशुपालन। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आपका आहड़, जो ताम्रवती नाम से जाना जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले। घर बनाने के लिए धूप में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। पक्की ईंटों का नहीं, सुखाते थे ईंटों का, जली हुई ईंटों का निर्माण पाया गया। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पे नहीं थी, सिर्फ पशुपालन पे थी। तो ये ज़्यादा करेक्ट आंसर, बड़ी संख्या में यहाँ पे तांबे के औजार मिले हैं। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो 1870 में है ना, बूंदी में और जयपुर के इंद्रगढ़ में एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी हैंड एक्स की खोज हुई। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आपके एग्ज़ाम में दे रखा है, पूरा पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो C.A. हैकेट के द्वारा की गई, किसके द्वारा? C.A. हैकेट के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप याद कर लेना। C.A. हैकेट के द्वारा यहाँ पे दोस्तों ये खोज की जाती है हैंड एक्स की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं एक दो क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ छोटे छोटे।
तो झालावाड़ में दोस्तों इंद्रगढ़ और जयपुर का तो बता ही दिया। तो झालावाड़ के सैटनकार, तो झालावाड़ जो स्तर आता है वहाँ पे सैटनकार के द्वारा उत्खनन किया गया, सैटन कोर के द्वारा। इसके अलावा जो कुराड़ा पर्वतसर है, ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यहाँ पे किया गया, ये मैं आपको आगे करवा दूंगा। फिर आता है नेक्स्ट दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। सीकर जिले के नीम के थाने, अब नीम के थाना खुद जिला बन गया तो ये नीम के थाने में चलेगी गणेश्वर सभ्यता। कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल गणेश्वर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आसपास जो क्षेत्र है वो जो पूरा कॉपर का भंडार है यहाँ पे, तो खेतड़ी जैसे झुंझुनू हो गया। जब अपने खनिज खान और खनिज पढ़ते हैं तो कॉपर के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। अब जो दोस्तों स्थान तो आपको पता लग ही गया होगा कि जो स्थान है मेन इसका नीम का थाना है, ठीक है। और नदी, नदी की बात करें तो ये आप नीम का थाना कर लेना। किस नदी के किनारे, तो कांतली नदी, कौन सी नदी, कांतली नदी के किनारे बसी हुई है और ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। एक चीज ध्यान रखना, पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ताम्रवती नगरी तो आहड़ को कहा जाता है, लेकिन ताम्र सभ्यताओं की जननी है ना वो गणेश्वर को कहा जाता है, ताम्र सभ्यताओं की जननी। तो इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, ताम्र सभ्यताओं की जो जननी कहेंगे वो अपने कहेंगे दोस्तों इसको गणेश्वर सभ्यता को। खोज किसने की, तो आर सी अग्रवाल, आर सी अग्रवाल करते हैं। कब करते हैं, 1972 ईस्वी में। इसके बाद जो उत्खनन है यहाँ पे आर सी अग्रवाल ही आएंगे, इनके साथ एक विजय कुमार और हो जाएंगे, विजय कुमार। तो विजय कुमार का संबंध गणेश्वर सभ्यता से है। यहाँ पे 2800 ईसा पूर्व के अवशेष यहाँ पे दोस्तों मिले हैं। अवशेष की बात करें तो प्रचुर मात्रा में ताम्र आयुष उपकरण। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे 99% है ना कॉपर था, जो यहाँ पे चीज़ें मिली है उनमें 99% कॉपर था, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और काले व नीले रंग से अलंकृत मिट्टी के पात्र भी मिले हैं, तो काले और नीले रंगों का प्रयोग यहाँ पे है। और बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध भी बनाए गए हैं, तो ये भी यहाँ पे मिले हैं। और तांबे का मछली पकड़ने का कांटा, तो ये इम्पोर्टेंट है, जो तांबे का मछली पकड़ने का कांटा कहाँ पे मिला है, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा, पकड़ने का कांटा भी यहाँ पे मिला है। दोहरी पेचदार पिने, और यहाँ के लोग न मांसाहारी थे, ठीक है। मछली पकड़ेंगे तो मछली को ऐसे तो है नहीं कि वो पकड़ के वापिस वहाँ पे उसको बच्चों को खेलने के लिए देंगे, तो खाएंगे, मांसाहारी थे लोग। पुरातत्व का पुष्कर भी इसे कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। तो देखो दोस्तों बहुत गजब का क्वेश्चन है ये वाला। अब यहाँ पे दोस्तों जो सहयोगी इनके रहे हैं, सबसे पहले तो आपको कालीबंगा के बारे में दोस्तों ये पता होना चाहिए कि मेन है ना इसका जो उत्खनन सबसे पहले अमलानंद घोष के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा। घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है और हनुमानगढ़ जिले में पड़ती, कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिले में। और कितने स्तरों में इसकी खोज हुई, 5 स्तरों में। तो सबसे पहले इसकी खोज की बात करें तो खोज इसकी अमलानंद घोष ने की, अमलानंद घोष इसकी खोज करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बार बार पूछा जाने वाला, कब करते हैं, 1952 ईस्वी में। अब बात आती है उत्खनन की, उत्खनन कौन कौन करता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो बीबी लाल है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इनके साथ है ना जो सारे वो सबके नाम अब याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो एमडी खरे भी इनके साथ थे, खरे थे, जैन थे, श्रीवास्तव थे, लेकिन ए त्रिपाठी नहीं थे। तो ये करेक्ट आंसर होगा, नहीं रहे पूछा गया है आपसे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एम श्रीवास्तव तो आ ही गए, जे वी जोशी भी इनके साथ थे। कौन थे,
JV जोशी भी इनके साथ थे, इनका नाम भी आपको याद रखना है, JV जोशी का। इसके अलावा दोस्तों जो VK थापर है ना, वो भी इनके साथ थे, VK थापर, इनका नाम भी याद रखना है। बाकी सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, मतलब कुल 5 आदमी इनके साथ थे बीबी लाल के। इन पांचों का नाम याद रखना है, खड़े, जैन, श्रीवास्तव, जोशी और थापर। ठीक है, खड़े, जैन, श्रीवास्तव, जोशी और थापर, ऐसे याद रख लेना, नाम जरूर याद रखना। 5 स्तरों में, कितने स्तरों में उत्खनन किया गया? उत्खनन 5 स्तरों में किया गया। कई बार ये भी पूछ लेता है कि कितने स्तरों में इसका उत्खनन किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। कालीबंगा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो कालीबंगा तो अच्छे से पढ़नी है अपने को। अब सबसे पहले तो दोस्तों देख लेते हैं कि स्थान जहाँ पे स्थित है, 1 सेकेंड, हनुमानगढ़ में है। और कहाँ पे? कालीबंगा। कालीबंगा जगह का नाम भी कालीबंगा ही है। और 5 स्तरों में दोस्तों उत्खनन किया गया। किसने किया ये हमने जान ही लिया। ठीक है, प्रथम और इसके जो दूसरे स्तर थे वो सिंधु सभ्यता के प्राचीन थे। तीसरा, चौथा, पांचवा है वो सिंधु सभ्यता के समकालिक थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी भाग दुर्गीकृत, पूर्वी भाग अदुर्गीकृत, समकोण पर काटती सड़कें, समकोण पर काटती सड़कें। ठीक है, यहाँ पे जो सड़कें मिली ऐसे काट रही थी, मतलब ये जो थी ना, जो कालीबंगा, ये नगरीय थी। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, नगरीय थी। पक्की ईंटों से नालियों की व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से थी। ठीक है, और पक्की ईंटों से मकान भी बने हुए थे। ठीक है, कमरों के फर्श पे चिकनी मिट्टी से लेप किया जाता था। छत बनाने के लिए लकड़ी की बल्लियों पे मिट्टी का लेप चढ़ाकर, बल्लियों वाली तो अभी तक चलती है दोस्तों, बहुत सारे बनाते हैं। और अ, कुत्ता कालीबंगा का यहाँ पे पालतू पशु था। पालतू पशु पूछ ले तो वो था कुत्ता। और शव को दफनाते थे ये। और मिट्टी के यहाँ पे बर्तन मिले हैं दोस्तों। मेन यहाँ पे आपको काले मतलब बर्तन मिले हैं, काली मिट्टी के। अग्नि कुंड मिली हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 7 अग्नि वेदिकाएं। ये पूरा दोस्तों मैंने आपको जो क्लास बनाई है ना, उसमें दिखा रखा है कि जो अग्नि वेदिकाएं कैसी है। युगम समाधियाँ मिली हैं, तो युगम समाधियाँ, तो इसके सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका पूरा स्टेटमेंट से। भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, तो कुछ ऐसे कहते हैं कि ये भूकंप वगैरह से समाप्त हुई है, तो भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। और ईंटों के मकान के साक्ष्य, मातर देवी की मूर्ति, कपास को इस सभ्यता में सिंडन कहा जाता था। जो कपास है ना, जिसे अपने इस साइड में अभी नरमा बोलते हैं, तो उसे कहा जाता था सिंडन। तो कपास को ये सिंडन बोलते थे। मातर देवी की मूर्तियाँ, लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यहाँ पे जो लिपि है ना, वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कहाँ से? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसके अलावा 2 फसल एक साथ बोते थे ये। बालक की खोपड़ी, जिसमें 6 छेद भी मिले हैं दोस्तों। अ, एक सिक्के पे दोस्तों यहाँ पे अलग अलग व्याघ्र और कुमार देवी का चित्र, सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कालीबंगा से संबंधित है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजियाना पुरातत्व स्थल राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? तो ये तो अपने अभी पढ़ा है अच्छे से। तो ओजियाना भीलवाड़ा में स्थित है। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है दोस्तों? तो लाल काले मर्दभांड। ठीक है, तो काले तो आपका कालीबंगा में है, लाल काले आहड़। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के दोस्तों यहाँ पे 2 शिलालेख पाए गए हैं? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बैराठ का नाम आएगा दोस्तों। ठीक है, बैराठ सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? ये तो बार बार पढ़ चुके हैं, आहड़ को कहा जाता है। फिर आता है दोस्तों, अ, किस पुरातत्व स्थलों का 62-63 में NR बनर्जी और N दीक्षित ने यहाँ पे उत्खनन किया था? किसने? KN दीक्षित और NR बनर्जी। अब ये क्वेश्चन भी दोस्तों देखो दोबारा यहाँ पे आया है एग्जाम में। अब ये एक साल में देख लो इतनी बार आ गया, बस इसका नाम शॉर्ट कर दिया इसने। क्या कर दिया? NR बनर्जी, नील रतन बनर्जी को NR लिख दिया। और
जो के एन दीक्षित है, ठीक है, जो कैलाश नाथ दीक्षित है उसको के एन लिख दिया। तो ये संबंधित आपके दोस्तों किससे है, बेराट से ही संबंधित है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट, कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया, ये हमने अभी पढ़ा है दोस्तों, 5 स्तरों में दोस्तों इसका उत्खनन किया गया है। बेराट सभ्यता में उत्खनन में निम्न किसके नेतृत्व में कराया गया। तो दोस्तों यहाँ पे जब बेराट सभ्यता का उत्खनन हो रहा था तो वो किस के नेतृत्व में हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो दयाराम साहनी पहले, सबसे पहले जो इसके उत्खनन करते हैं 1937 में। फिर नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, मेन मान लो इसमें और कोई अपना सेम मिल ही नहीं रहा, दयाराम साहनी आएगा इसका, ठीक है। इनके नेतृत्व में यहाँ पे उत्खनन कराया गया बैराट का। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। अब आपसे क्या पूछा गया, जो मैंने आपको बताया कि जननी किसे माना जाता है, तो गणेश्वर, जो कि आपके कहाँ पे है, नीम का थाना में। कहाँ पे है, नीम का थाना नाम याद रखना है। फिर बात करेंगे दोस्तों, अभी आपकी जो ये आरएएस में है ना क्वेश्चन आया था, जाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर और साबनिया बीकानेर में क्या समानता है। तो ये सारे दोस्तों आपके यहाँ पे क्या मिले थे, ये ताम्र पाषाण उपकरण, मतलब ताम्र उपकरणों के यहाँ पे भंडार मिले हैं। सिर्फ सिर्फ ताम्र, ताम्र पाषाण नहीं करना, सॉरी, ताम्र उपकरणों के यहाँ पे भंडार मिले हैं। तो मतलब ताम्र युगीन है ये सारी यहाँ पे, इनके बारे में भी अपने पढ़ेंगे बाद में। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री की विशाल यहाँ पे तो ये दोस्तों आपकी आती है रेड टोंक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, रेड टोंक को भी अपने अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। स्थान दोस्तों ये रेड का है, ये आपको टोंक में मिलेगा, ठीक है। निवाई टोंक, निवाई टोंक में, ठीक है। निवाई याद रख लेना आप, स्थान याद रखना है अब अपने को। फिर बात करें नदी, कौन सी नदी के किनारे, तो ये डील नदी एक आती है, डील नदी के किनारे बसी हुई। उत्खनन के एन पूरी करते हैं, उत्खनन की बात करें तो उत्खनन कौन करता है दोस्तों, के एन पूरी नाम आता है 1938-40 ईस्वी में। 1938-40 ईस्वी में के एन पूरी नाम आता है, उनके द्वारा उत्खनन किया जाता है। और राजस्थान की लोह युगीन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है ना, लोह युगीन की जब भी बात आएगी तो यही रहेगा। और इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। तो ये पूछा गया बहुत बार, तो प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर, रेड टोंक को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है, तो रेड टोंक को कहा जाता है। और मालव जनपद के शासकों के आ गया। इसके अलावा दोस्तों अपोलो डॉट्स का सिक्का भी मिला है यहाँ पे, ठीक है, अपोलो डॉट्स का सिक्का मिला है, तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेलखड़ी की डिबिया, 115 घेरदार कूप, मातर देवी की मूर्तियाँ और पगड़ी पहनने स्त्री की मण मूर्ति भी मिली है। तो मेन मेन चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, किसके बारे में, रेड टोंक के बारे में। अब अपने दोस्तों जो हथियार थे कुछ इस टाइप के होते थे। अब अपने जो 2-3 है ना, मैंने आपको शुरू में बताई थी कि मैं आपको करवाऊँगा, तो वो कर लेते हैं। तो लास्ट तक जब भी इस वीडियो को देखना ज़रूरी था। अभी यहाँ पे दोस्तों जो स्टोन एज, अब अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पत्थरों का उपयोग में लेते थे, यहाँ पे मिले हैं सभ्यता में, खुदाई में। तो इसे मीसोलिथिक एज की बात करें तो दोस्तों, अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ बेसिक सी चीज़ें कि क्या क्या इसमें रहता है। देखो प्लिस्टोसीन काल होता है एक, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ स्लाइड। प्लिस्टोसीन, अब इसमें ना दोस्तों अलग अलग युग हैं, जैसे निम्न, अब जो पाषाण युग है ना उसको अलग अलग भागों में बांट दिया, जैसे निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण में बांट दिया। इसके अलावा फिर मध्य पूरा पाषाण में बांट दिया, जो बागोर है वो मध्य पूरा पाषाण से संबंधित है। तो बागोर को तो आपको अच्छे से करके जाना है। अब यहाँ पे निम्न पूरा पाषाण है दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या चॉपर मिला है, क्या क्या हथियार प्राप्त हुए, चॉपिंग उपकरण, हैंड एक्स मिली है। इसके अलावा दोस्तों ऐश यूलियन उपकरण, ऐश यूलियन
उपकरण। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली है। इसके अलावा दोस्तों मध्य की बात करें तो स्क्रैपर, बोरर, ठीक है, फ्लैक्स, ये सारी चीज़ें। फिर अगर उच्च पुरापाषाण की बात करें तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे बढ़ती गई। बाद में हथियारों को क्या है कि लकड़ी के अंदर जैसे फिट करके वो यूज़ लेने लगे, ब्लेड, ब्यूरीन। तो ये सारी दोस्तों यहाँ पे इसके अलग अलग युगों का बारे में बताया गया है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ें बताई गई है कि कैसे ब्लेड्स वगैरह यूज, बैक्ड ब्लेड्स, ओब्लिक ट्रंक ब्लेड्स, पॉइंट, ट्रायंगल्स एंड ट्रेपेजोइडल, कैसी ब्लेड्स वगैरह वो यूज करते थे, मतलब ठीक है, मेन वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तिरछी कुंठित ब्लेड कहते हैं जिसे, ठीक है, कुंठित पुष्ट ब्लेड मतलब इसे ब्लंटेड ब्लैक ब्लेड्स बोलेंगे। और समलम, ट्रेपेजियल ब्लेड, इनको इतना नहीं याद रखना, मतलब जो माइक्रोलिथ हथियार होते हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कैसे यूज करते थे। अब अपने जो दो सभ्यता हैं उनके बारे में जानेंगे। बाद में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते गए, मतलब मध्य से फार्मिंग यूज़ करने लग गए, ठीक है। और अलग अलग चीज़ें जैसे मूड न्यू एरिया में जाते थे, फिर वहाँ पे कृषि करते थे, गंगा प्लेन्स, टोक, अलग अलग मतलब जहाँ पे उनको लगता था कि यहाँ पे खेती अच्छी होगी वहाँ जाने लग गए, ठीक है। ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है जो लिख रखी है। और अलग अलग यहाँ पे साइट दे रखी है। फिर ओल्ड स्टोन एज आ जाती है, ये पहले की बता रहा हूँ मैं आपको, लगभग 30 लाख ईयर एगो, ठीक है, 30 लाख साल पहले की बात है, 1.4 मिलियन बैक, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मिडल आ जाता है, फिर अपर आ जाता है। अभी ये स्थल दे रखे हैं, इससे पहले मैं आपको जो सभ्यता मैंने आपको कहा था वो करवा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले निम्बा हेडा की बात करेंगे अपने, किसकी, निम्बा हेडा की बात करेंगे, निम्बा हेडा सभ्यता। अब दोस्तों जो निम्बा हेडा सभ्यता है ये स्थान कहाँ पे है, मतलब जो निम्बा हेडा है ये कहाँ पे मतलब आपको मिलेगी, किस जिले में मिलेगी, स्थान बता देता हूँ मेन मैं आपको, चित्तौड़गढ़। इसके बारे में दोस्तों वैसे है ना, ज़्यादा डिटेल में आपकी कहीं भी बुक में भी नहीं मिलेगा। और नदी की बात करें तो नदी वैसे तो निम्बा है, लेकिन उसे कजाली नदी भी कहा गया है, कजाली। इसके अलावा दोस्तों इसे है ना कादम्बली, कादम्बली नदी भी कहा गया है। तो इन दो तीन नामों को याद रखना है, तीनों को, इन तीनों में से कोई भी आ जाए। अब है ना निम्बाहेड़ा, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, कौन सी है, ताम्रयुगीन है। इसके साथ साथ ये पाषाणकालीन भी है, ताम्रयुगीन सभ्यता के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक स्थान आता है निम्बाहेड़ा में, अभी मैं उसको अलग पेन से डिनोट कर देता हूँ, रथजना। अब यहाँ पे स्थान दिए गए हैं आपकी बुक में, जैसे रथजना स्थान है, इसको थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ मैं, रथ जना। अब ये स्थान है ना, अब यहाँ पे निम्बाहेड़ा के निकट ये गंभीरी नदी पे है, कौन सी नदी पे है, गंभीरी नदी पे। और ये कहाँ पे, निम्बाहेड़ा के निकट ही है दोस्तों। और यहाँ पे बड़ी संख्या में क्लीवर व चॉपर के साथ हैंड एक्स भी मिले हैं। तो यहाँ पे क्या मिले हैं, क्लीवर, चॉपर और हैंड एक्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई थी, हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रथ जना में मिली है। अब एक और स्थान है यहाँ पे आता है, पूर्वपाषाणी स्थल आता है, सीगो है, वो भी आपके निम्बाहेड़ा में है। एक स्थल आता है, कौन सा, सीगो है। तो ये भी आपके पड़ेगा कहाँ पे दोस्तों, निम्बाहेड़ा में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, सीगो है, निम्बाहेड़ा में पड़ेगा। और ये कादम्बली नदी, ये कादम्बली नदी के किनारे है। नदी की बात करें तो कादम्बली। और यहाँ पे दोस्तों चेल्सिडोनी, कैल्सिडोनी और एगट से निर्मित माइक्रोलिथ मिले हैं। कौन कौन से माइक्रोलिथ मिले हैं, माइक्रोलिथ मिले हैं, कौन कौन से माइक्रोलिथ मतलब जो लकड़ी के अंदर फिट किए हुए मतलब उपकरण, उनको कहते हैं चेल्सिडोनी, चेल्सिडोनी और कैल्सिडोनी, कैल्सिडोनी और एगट से निर्मित माइक्रोलिथ यहाँ पे मिले हैं। तो मेन
ये इन्हीं चीज़ों को बताया गया है आपके कौन सी सभ्यता में, निम्बाहेड़ा सभ्यता में। इससे ज़्यादा आपके दोस्तों कहीं भी नहीं बताया गया है। आप कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मैटर मिलता है तो। बाकी अगर कुछ मेरे को मिला तो मैं यहाँ पे आपको और डिटेल से इसको करवाऊँगा। फिर बात कर लेते हैं अपने दोस्तों मंडपिया की। ठीक है, मंडपिया सभ्यता, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपके अलग से डिनोट की गई है। अब जो मंडपिया है इसमें भी सेम ये पाषाण युग की है। इसके बारे में भी आपको कहीं नहीं ज़्यादा मिलेगा। तो कहाँ पे है ये, भीलवाड़ा में। कहाँ पे मिलेगी, भीलवाड़ा ज़िले में दोस्तों ये मंडपिया मिलेगी। नदी पूछ ले कौन सी नदी के किनारे, तो बनास नदी। तो ये दोनों बातें ही इंपॉर्टेंट है, एक तो बनास नदी वाली और भीलवाड़ा वाली मंडपिया, या मांडिया आपके इंग्लिश में ऐसे मांडिया लिखा गया है इसको, मंडपिया को क्या लिखा गया है, मांडिया लिखा गया है। तो इन दोनों बातों का आपको, सब बातों का ध्यान रखना है इनके बारे में। अब यहाँ पे भी दोस्तों जो खोज है वो कौन करता है, तो वीएन मिश्र करते हैं। तो इसकी जो खोज है वो वीएन मिस्र के द्वारा की जाती है मंडपिया की। और यहाँ से निम्न पूरा पाषाणिक व माइक्रोलिथ उपकरण प्राप्त हुए हैं। कौन से, निम्न पूरा पाषाणिक, ठीक है, व माइक्रोलिथ उपकरण, माइक्रोलिथ उपकरण यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब मानव और पशुओं की आबादी दक्षिण पूर्व में पर्याप्त थी, मतलब बाद में पशुओं के साक्ष्य है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिली हैं। तो ये जो सभ्यता है इनके बारे में बस अभी इतनी ही डिटेल है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी जो पत्थर वगैरह मैंने आपको बताए ना, वो इसके अंदर मिक्स है। मतलब सभ्य सभ्यता में ऐसे प्रकार के पत्थर नुकीले वगैरह मिले हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। निम्बोहेड़ा के विस्तान बता दिए। इसके अलावा ये टेबल आप याद कर लेना जिसमें पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, बागोर, विराटनगर, तिलवाड़ा है। ठीक है, डीडवाना, जायल, इसके अलावा ताम्रयुगीन है, जितनी भी है ये सारी यहाँ पे दे रखी है कि कौन सी सभ्यता कहाँ पे है। तो अगर आपको दोस्तों हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट ऐसे करें कि आपको क्लास इसी टाइप से चाहिए या पूरा सिलेबस करना है, या एमसीक्यू क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेके आऊँ, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।